तो भाई आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर ब्रिजेश क्लास से मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। तो मेरे भाई ये हम लोग का ये प्रैक्टिस सेट 1 का पार्ट 1 है। तो हम हर एक प्रैक्टिस सेट का दो पार्ट लेकर आएंगे। तो सभी भाई एक शार्ट नोट्स बनाएंगे ताकि जो भी हम क्वेश्चन के बारे में अलग से एक्सप्लेन करें उसको आपने काफ़ी अच्छे से नोट डाउन कर पाए। तो हम लोग आते हैं दिन क्वेश्चन फर्स्ट में, देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया है। एक चीज़ और, जो भी आपके यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल में हिंदी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं सब सारे क्वेश्चन को हम इस क्लास में कवर करवाएंगे। और एक चीज़, जितने भी हमारे भाई पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट से आपको इन्फॉर्म हो सके। तो हम लोग आते हैं दिन क्वेश्चन फर्स्ट में, देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन इसमें फर्स्ट ये पूछ रहा है कि देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमा अक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग का सुझाव इनमें से किसके द्वारा दिया गया था। तो मेरे भाई फर्स्ट ऑप्शन दिया है श्याम सुंदर दास, सेकंड दिया है काशी नागरी प्रचारी सभा ने, और सी ऑप्शन दिया है सावरकर बंधुओं ने, और डी ऑप्शन दिया है बाल गंगाधर तिलक ने। तो मेरे भाई हम लोग पहले जानेंगे कि पंचमा अक्षर और अनुस्वार किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग दिन इसके आंसर पे आएंगे। तो हम लोग आते हैं, देखते हैं। तो मेरे भाई पंचमा अक्षर और अनुस्वार किसे कहते हैं, तो आप ये देख सकते हैं। तो ये जो अंक मात्रा होता है इसे अनुस्वार कहते हैं। ये सब पंचमा अक्षर के अंतर्गत आते हैं। तो इसी को ये पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा ये आया, मतलब ये एक तरीके से बनाया गया है, तो उन्हीं का नाम पूछा जा रहा है। तो और एग्जाम में एक चीज़ और पूछता है, बहुत यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन क्रॉस बनाता है, उसको सभी भाई अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। जैसे पूछेगा स्वर कितने हैं, तो आप बताएंगे 11, जो कि आप देख सकते हैं आ ई ई उ ऊ इसे स्वर कहते हैं। और पूछेगा कि व्यंजन कितने होते हैं, तो मेरे भाई व्यंजन आप यहाँ से देख सकते हैं। तो क ख ग घ ये सब इसको व्यंजन कहते हैं। और ये वाला बहुत पूछता है कि अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं। तो मेरे भाई अंतस्थ के अंतर्गत क्या क्या आता है, य आता है, र आता है, ल आता है, व आता है। ये सब इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और उसमें यहाँ संघर्षी व्यंजन पूछे तो क्या बताएंगे, श और ह बताएंगे। तो ये सब उसमें संघर्षी के अंतर्गत आता है। और संयुक्त का मतलब क्या होता है भाई मेरे, संयुक्त का मतलब होता है कि दो शब्दों के माध्यम से जो दो शब्दों को मिलाकर जो शब्द बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये तो आप डिफिनेशन सुने ही होंगे या तो गूगल सर्च करके देख लीजिएगा। तो ये जैसे पूछता है कि छ किस वर्ड से मिलकर बना है, तो मेरे भाई क प्लस छ के माध्यम से मिलकर बना है। और त्र किसके माध्यम से बना है, त प्लस र के माध्यम से। और ग मतलब ग किससे मिला है, ज प्लस ग से माध्यम से। और स प्लस र के माध्यम से मिलकर बना है। तो इसे मेरे भाई संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त या नुक्ता व्यंजन पूछे तो क्या बताएंगे आप, ड और ढ बताएंगे। इसे उत्क्षिप्त या नुक्ता दोनों मतलब अलग अलग नाम से जानते हैं, बट एक ही चीज़ होता है। तो इस चीज़ को जरूर जानते रहिएगा। या नुक्ता करके पूछे या उत्क्षिप्त करके पूछे तब पर भी आप बताएंगे, ड और ढ बताएंगे। और आगत स्वर क्या उनसे जाते हैं, ये वाला जो होता है इसे आगत स्वर कहते हैं। तो एग्जाम में अभी क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा था कि आयोग व अनुसार का प्रयोग मतलब किसके द्वारा किया गया था। तो मेरे भाई हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या इसमें पूछा था। ये पूछा था कि पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग का सुझाव इनमें से किसके द्वारा दिया गया था। तो ये श्याम सुंदर दास जी के द्वारा दिया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मतलब श्याम सुंदर दास जी के द्वारा पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग किया गया था। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं दिन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आने से पहले एक चीज़ और, तो मेरे भाई पंचमाक्षर का मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे, तो ये जैसे आप लिखना चाहते हैं, जैसे घंटी लिखना चाहते हैं या कंठ लिखना चाहते हैं या ठंड लिखना चाहते हैं, तो ये इस पर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, मतलब पंचमाक्षर अनुस्वार के माध्यम से। घंटी, कंठ, ठंड, जो आप अंक की मात्रा ऊपर देख रहे हैं ना, इसी को कहते हैं अनुस्वार। तो मतलब आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं और अनुस्वार के माध्यम से लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ऊपर जो अंक की मात्रा लगता है उसी को अनुस्वार कहते हैं। वही एग्जामिनर वही क्वेश्चन पूछा था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है, इसका सही उत्तर हो जाता है यही, मतलब श्याम सुंदर दास जी के द्वारा ये अनुस्वार का प्रयोग किया गया था। तो यही पूछना चाह रहा था। हम लोग आते दिन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा इसमें, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इसमें, हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। तो फर्स्ट दिया है द्रविड़ी भाषा, सेकंड दिया है भारोपी भाषा, और सी ऑप्शन दिया है मेरे भाई इसमें चीनी तिब्बती भाषा, और डी ऑप्शन दिया है ऑस्ट्रिक भाषा। तो मेरे भाई ये जो आपके हिंदी में भाषा परिवार के अंतर्गत कौन सा आता है, इसमें मेरे भाई भारोपी भाषा आता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मतलब भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत मेरे भाई ये हिंदी आपका आता है। तो वही पूछना चाह रहा था। तो और हम लोग इसको जान लेते हैं, द्रविड़ के अंतर्गत क्या क्या आता है, चीनी तिब्बती भाषा के अंतर्गत कौन कौन से भाषा आते हैं। तो इनको हम लोग एक बार हम ओरल बता रहे हैं, सभी भाई अपने काफ़ी अच्छे से नोट डाउन करेंगे। तो द्रविड़ भाषा के अंतर्गत क्या क्या आता है मेरे भाई, द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आता है आपका जैसे तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, ये सब आपके द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आते हैं। सभी भाई अच्छे से अपने काफ़ी नोट डाउन करेंगे, एक बार वापस से बता रहे हैं। तो द्रविड़ भाषा के अंतर्गत कौन कौन
कौन से भाषा आते हैं मेरे भाई? तमिल आता है, तेलुगु आता है, कन्नड़ आता है, मलयालम आता है। ये द्रविड़ के अंतर्गत आता है। ये इसमें हम लिख नहीं सकते, इसलिए हम ओरल बोल रहे हैं, तो इसलिए इसी वजह से आप लोग अपनी कापी में नोट डाउन करेंगे। और चीनी तिब्बती भाषा के अंतर्गत क्या क्या आता है मेरे भाई? एक आता है आपका अकाछरी परिवार आता है, तो ये चीनी तिब्बती के अंतर्गत आता है। और आस्ट्रिक भाषा के अंतर्गत क्या क्या आता है? मुंडा एवं संथाली भाषा का संबंध, ये आपका आस्ट्रिक भाषा से है। तो सिंपल आपको यही लिखना है कि द्रविड़ के अंतर्गत तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आता है, और आपका हिंदी ये आप अपना भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और एक चीज़ पूछेगा कि पंजाब और पैसाची कौन सा भाषा है, मतलब कहाँ बोला जाता है? बताएंगे। पंजाब भी मतलब पंजाब में बोला जाता है, और आपके लहंदा में बोला जाता है, और ब्रांचड़ मेरे भाई सिंधी में बोला जाता है, और रांगड़ी बोली आपके हरियाणा में बोला जाता है। इस चीज़ को सभी भाई अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं दिन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? बी, यानी भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत हिंदी आता है। हम लोग आते हैं दिन क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो जैसे यहाँ हम लगा दिए, देख सकते हैं, वैसे लिख भी दिए थे, ये जिसको देखे नहीं तो सभी भाई अच्छे से एक बार इसके स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेंगे। तो रांगड़ी बोली मेरे भाई हरियाणा में बोला जाता है, और ब्रांचड़ मेरे भाई सिंधी में बोला जाता है, और पैसाची आपके पंजाब और लहंदा मतलब पंजाब और लहंदा में बोला जाता है। आस्ट्रिक भाषा का प्रयोग मेरे भाई मुंडा एवं संथाली भाषा का संबंध है आस्ट्रिक भाषा से। और चीनी तिब्बती भाषा के मेरे भाई अकाक्षरी परिवार से संबंधित है। अब भारोपी भाषा ये तो बता दिए अभी आपके। हिंदी जो है आपका भारोपी भाषा परिवार है, ये किससे किससे मिलकर बना है? भारत और यूरोप के मिलाकर ये बना है। द्रविड़ के अंतर्गत अभी हम आपको बताएं कि तमिल आता है, तेलुगु आता है, कन्नड़ आता है, मलयालम आता है। तो ये मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को सभी भाई अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग आते हैं दिन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 दिया, इनमें से दुधाड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये जरूर आप अपने, जैसे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को फास्ट मतलब सॉल्व करना है या हल करना है, तो उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन को वही आपको मतलब वही तुरंत देखना पड़ेगा कि आप क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें यही पूछा था कि इनमें से दुधाड़ी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो मेरे भाई ये दुधाड़ी भाषा ये आपके पूर्वी राजस्थान में बोला जाता है। ये अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। एक हाड़ौती होता है, एक दुधाड़ी होता है। ये दोनों आपके पूर्वी राजस्थान में बोले जाते हैं। यही पूछा जा रहा कि हाँ, दुधाड़ी को अन्य किस नाम से जानते हैं, मतलब इसका दूसरा नाम क्या है? तो मेरे भाई इसको जयपुरी नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, यानी जयपुरी नाम से भी दुधाड़ी भाषा को जाना जाता है। तो यही पूछना चाह रहा था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, यानी जयपुरी हो जाएगा। अब दुधाड़ी मतलब दुधाड़ी बोली का क्षेत्र कौन कौन सा है, इसको भी एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। देखते हैं, स्क्रीनशॉट लगा दी हैं, आप देख सकते हैं। तो मेरे भाई इसमें दुधाड़ी बोली का राजस्थान में दुधाड़ी क्षेत्र में बोली जाती हैं, जैसे जिनमें प्रमुख रूप से जयपुर और सवाई और माधोपुर और दौसा, टोंक और सीकर में ये शामिल है। यह बोली मेरे भाई किशनगढ़, अजमेर तथा टोंक में समवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। और इसकी प्रमुख बोलियां जो होती है हाड़ौती, जो भी हम आपको बताए हैं, मतलब पूर्वी राजस्थान में सब बोले जाते हैं। और किशनगढ़ी और क्या दिया इसमें? तोरावड़ी और नागर शामिल है ये। तो मेरे भाई सिंपल आपको यही याद रखना है कि जो दुधाड़ी भाषा है ये आपका इसको दूसरा इसका नाम जयपुरी होता है। इसको जयपुरी के नाम से भी जानते हैं, जो कि ये पूर्वी राजस्थान में बोला जाता है। और इसका क्षेत्र हम आपको बता दिए, इसका ये क्षेत्र है, जैसे आपको बता दिए जयपुर हुआ, सवाई हो गया, माधोपुर हो गया, दौसा हो गया, टोंक हो गया और सीकर हो गया। ये आपके इसके क्षेत्र हो जाते हैं। तो हम लोग आते हैं दिन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। तो इसका आप देखना चाहते हैं जिला, तो भी ऊपर बता दिए, वही यहाँ अलग से एक्सप्लेन किया है। जयपुर हो जाता है, सवाई हो जाता है, माधोपुर, दौसा, टोंक और सीकर हो जाता है। हम लोग आते हैं दिन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है जो ध्वनियाँ न स्वर है न व्यंजन है, इन्हें क्या कहते हैं? तो मेरे भाई ये पूछना चाह रहे हैं कि जो मतलब न स्वर के अंतर्गत आते हैं और न ही आपके व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो होता है अभी हम आपको बताए थे अनुस्वार न या आयोग नाम से उसे जानते हैं, तो उसी को ये पूछना चाह रहे हैं कि जो न ध्वनि के अंतर्गत आता है न व्यंजन के अंतर्गत आता है, उसे कौन सा मतलब उसे क्या कहते हैं, यही पूछना चाह रहे हैं। तो पहला ऑप्शन दिया अस्वर, सेकंड ऑप्शन दिया अस्वर व्यंजन। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसमें होना चाहिए कि हाँ सही है, तो सही ऐसे सही तो है अस्वर और अस्वर व्यंजन। और सी ऑप्शन दिया है उभय स्वर और डी ऑप्शन दिया आयोगवाह। तो मेरे भाई जो आपका न ध्वनि के अंतर्गत आता है न व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो उसे आयोगवाह कहते हैं, जो कि हम आपको भी दिखाई दिए थे, जैसे अभी एग्जाम्पल फिर से दिखा दे रहे हैं। तो इसी को मेरे भाई आयोगवाह
को न ध्वनि कहते हैं न व्यंजन कहते हैं, तो ये पूछना चाह रहे हैं। तो ये आयोग वाह के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी यानी आयोग इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जो न ध्वनि के अंतर्गत आता है न व्यंजन के अंतर्गत आता है उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, आयोग वाह कहते हैं। तो सभी भाई अपने काफ़ी अच्छे से नोट डाउन करेंगे, तो इस चीज़ को हम यहाँ लगा दिए हैं, देख सकते हैं। तो ये जरूर लिख लीजिएगा कि आयोग को अनुस्वार के नाम से भी जानते हैं और एक विसर्ग के अंतर्गत, ये दोनों ऑप्शन आता है। और स्वर कितने होते हैं मेरे भाई, 11 स्वर होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन 25 होते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, क से लेकर म तक हो जाता है। और अंतस्थ व्यंजन कितना होता है मेरे भाई, अंतस्थ व्यंजन आपका हो जाता है य, र, ल, व, ये 4 आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और उसमें या संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये भी 4 होते हैं, श होता है, श होता है, स और ह होता है। ये उष्म या संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और संयुक्त अभी हम आपको बताया, छ हो गया और त्र हो गया और ज्ञ हो गया और स्र हो गया, ये सब आपके संयुक्त के अंतर्गत आते हैं। ये वाला लास्ट वाला इंपॉर्टेंट बहुत है, एग्जामिनर बहुत यहाँ से क्वेश्चन घुमा के पूछता है। जैसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा नुक्ता मतलब व्यंजन है, तो आपको चाहे नुक्ता करके पूछे चाहे उच्छेद कर पूछे, आपको यही बताना, ड और ढ बताना है। तो यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो सभी भाई अपने काफ़ी अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां इसमें पूछा है कि श का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है, मतलब पूछना चाह रहा है कि स का उच्चारण स्थान इसमें से कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया दंत, सेकंड दिया मूर्धा, और सी ऑप्शन दिया कंठ, और डी ऑप्शन दिया तालु। तो मेरे भाई ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो श आता है ये किसके अंतर्गत आता है। तो हम लोग एक ही बार में देख सकते हैं, मतलब कंठ के अंतर्गत कितने आते हैं और मूर्धा किसे कहते हैं और दंत किसे कहते हैं। पहले हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके आंसर पे आते हैं। तो आते हम लोग देखते हैं, यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दिए, देख सकते हैं। तो मेरे भाई कंठ के अंतर्गत क्या क्या आता है, कंठ के अंतर्गत आता है क से लेके अंग तक, ये आपके कंठ के अंतर्गत आता है। और तालु किसे कहते हैं, च, छ, ज, झ, इसे तालु कहते हैं। और मूर्धा किसे कहते हैं मेरे भाई, मूर्धा आपको ट, ठ, ट से लेकर ड तक जो होता है ये मूर्धा होता है। दंत किसे कहते हैं, दंत त, थ, द, ध, न, इसको दंत कहते हैं। और आपके ओष्ठ किसे कहते हैं मेरे भाई, मतलब जो हम लोग बोलते हैं ओष्ठ, जब ओष्ठ का मतलब एक तरीके से टिक लगाया करो, जैसे ओष्ठ का मतलब जैसे प, फ हुआ, तो जैसे जब ओठ मुड़, मतलब जैसे हम लोग बोलते टाइम जो हम लोग का ये आपका हम लोग का ओठ मुड़ता है, जैसे प, फ बोल के हम लोग लिखते हैं, तो उसे ओष्ठ कहते हैं। तो ये आपका ओष्ठ के अंतर्गत आता है। और नासिक के अंतर्गत क्या आता है, ड आता है, और आता है, न आता है, म आता है, ये नासिका के अंतर्गत आता है। तो इसी को कंठ अलग अलग भागों में बांटा गया है। जो क से लेकर ड़ तक उसे कंठ कहते हैं, च से लेकर ज्ञ तक अंग तक होता है उसे तालु कहते हैं, और ट से लेकर ढ तक होता है ड़ तक, इसे मूर्धा कहते हैं। और त से लेकर न तक जो होता है उसे दंत कहते हैं। और प से लेकर म तक जो होता है उसे ओष्ठ कहते हैं। और ड से लेकर म तक जो होता है मेरे भाई इसे नासिका कहते हैं। अब एग्जामिनर अब ये क्वेश्चन ये पूछा था इसमें कि स का उच्चारण स्थान इसमें से कौन सा है। तो मेरे भाई स का उच्चारण स्थान इसमें कौन सा हो जाए, तालु हो जाए, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको और उसमें के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें के अंतर्गत क्या क्या आता है, अभी हम आपको बताए थे कि ह आता है, ये तीनों स आते हैं, ये उसमें के अंतर्गत भी आते हैं ये, और इसको तालु के माध्यम से बोला जाता है। और एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाएगा तो ऐसे पूछेगा कि तालब, इनमें से तालब व्यंजन कौन सा है। तो मेरे भाई तालु को ही तालब कहते हैं, ये संस्कृत वर्ड है। तालब जो ये आपका संस्कृत वर्ड है, और ये आपका तालु ये आपका हिंदी शब्द है। तो ऐसे चाहे तालब करके पूछे चाहे तालु करके पूछे, तब पर भी आपको यही बताना, श ही बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तालु हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, यानी तालु के माध्यम से स को बोला जाता है। तो श, श, ह जो होते हैं ये सब तालु के अंतर्गत आते हैं, यही पूछना चाह रहे हैं। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। अब हम लोग दिन आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या दिया इसमें। और एक चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं, इसको भी हम लोग इसी वक्त देख लेंगे। जैसे एग्जामिनर क्या पूछता है इसमें, जैसे हस्वर किसे कहते हैं मेरे भाई, मतलब जो शब्द बोलने में कम समय लगे उसे हस्वर कहते हैं। तो इसका एक तरीके से पहचानने का तरीका हो गया। तो होता कौन कौन सा है, अ होता है, ई होता है, उ होता है, ऋषि होता है, इसे हस्वर कहते हैं। दीर्घ का मतलब होता है जो बोलने में ज़्यादा मतलब सांस ज़्यादा अंदर खींचने में टाइम लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, उ, ए, और ओ, इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब प्लुप्त किसे कहते हैं मेरे भाई, जैसे ये हो गया ओम, और इसे प्लुत स्वर कहते हैं। और समृद्ध स्वर कहते हैं, किसे कहते हैं मेरे भाई, ई हो गया छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि, इसे समृद्ध स्वर कहते हैं। ये यहाँ से बहुत एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, इसको सभी अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो समृद्ध स्वर किसे कहते हैं मेरे भाई, ई छोटी ई हुआ, बड़ी हुआ और छोटा हुआ, बड़ा हुआ और ऋषि हुआ। और अर्ध समृद्ध किसे कहते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर, इसे अच्छे सुनो क्या पूछा है इसमें। अर्ध समृद्ध स्वर किसे कहते हैं मेरे भाई, ये छोटा ए होता है और ओ होता है। और विब्रत स्वर किसे कहते हैं, आ होता है और अंग होता है। और अर्ध विब्रत स्वर किसे कहते हैं, अ और ए और ओ। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत बना के पूछता है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से देख लीजिएगा।
और द्विगुण के अंतर्गत क्या क्या था जो भी हम आपको बताए हैं, इसको उत्क्षिप्त के नाम से भी जानते हैं मेरे भाई, और द्विगुण के नाम से भी जानते हैं। तो ड और ढ जो होता है आपका द्विगुण होता है। और पार्श्ववर्यिक व्यंजन किसे कहते हैं मेरे भाई? ल को कहते हैं। किसे कहते हैं? पार्श्ववर्यिक व्यंजन ल को कहते हैं। और अर्धस्वर किसे कहते हैं? य और व को कहते हैं। और मेरे भाई आगत व्यंजन किसे कहते हैं? ज और फ को कहते हैं। और उत्क्षिप्त या द्विगुण, या देखिए भी हम बताएं ना कि या उत्क्षिप्त पूछे या आपका द्विगुण पूछे तो होता यही चीज़ है, खाली नाम इसका चेंज किया गया है। तो द्विगुण करके पूछे या उत्क्षिप्त कर पूछे तब पर भी आपको ड और ढ ही बताना है। और नासिक के अंतर्गत क्या आता है इसको भी बता दीजिए। ड आता है, अंग आता है, ड आता है, न आता है, म आता है। और लुंठित ये वाला यहाँ से बहुत एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, तो पूछेगा लुंठित वर्ड इसमें कौन है? तो र को लुंठित कहते हैं और ल को पार्श्ववर्यिक कहते हैं। तो इस चीज़ को सभी भाई अपने काफ़ी अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं दिन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर अभी हम क्या बताए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा तालु, मतलब स को तालु के द्वारा बोला जाता है। और मूर्धा बताई दिए, मूर्धा आपका हो जाता है ट वाला, और दंत तथा दधन हो गया, और क ख ग से क से लेकर ग क से लेकर जो अंग तक होता है उसे कंठ कहते हैं। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर ये 6 दिया, इसमें पूछा है कि किशोरी लाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से किस पुस्तक के अनुवादक है? मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि जो किशोरी लाल गुप्त जी का एक पुस्तक है हिंदी साहित्य, वो उसके प्रथम इतिहासकार का अनुवाद कौन किए थे? तो मेरे भाई ये आपके कौन किए थे? ये आपके द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ने किए थे। मतलब इसका मतलब एक तरीके से ट्रांसलेट इन्होंने किए थे, यही इनका नाम पूछना चाह रहे थे। जो किशोरी लाल गुप्त जी ने ये हिंदी साहित्य का मतलब एक तरीके से पुस्तक जो लिखी थे, इसका ट्रांसलेट कौन किया था, मतलब इसका अनुवाद कौन किया था मेरे भाई? मतलब कौन से किताब का हुआ था वही। तो इनमें से कौन सी पुस्तक हो जाती है? तो मेरे भाई ये पुस्तक हो जाती है आपकी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई का। ये हर बार अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुआ था अगली बार 24 में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसको अच्छे से आप अपने कापी में नोट डाउन करिएगा। तो ऐसे पूछ रहा है इसमें कि किशोरी लाल गुप्त की पुस्तक जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, वह पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार इनमें से किस पुस्तक का अनुवाद किया, मतलब कौन से पुस्तक का अनुवाद ये किए हुए हैं? तो यही पुस्तक का नाम पूछना चाह रहे थे। इस पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा मेरे भाई? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा। तो अच्छे से इसको आप सभी भाई अपने कापी में नोट डाउन करेंगे। तो और एक चीज़ यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन बहुत पूछे बनाएगा, जैसे यहाँ देखिए 2-3 क्वेश्चन बनेगा, तो इस चीज़ को अपने कापी में आप नोट डाउन करिए। जैसे हम बता रहे हैं लिखेंगे आप लोग अपने कापी में। जैसे जब पूछे कि हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास पूछे तो आप बताएंगे रामचंद्र शुक्ल बताएंगे। क्या बताएंगे? जब हिंदी साहित्य का इतिहास पूछे तो आप रामचंद्र शुक्ल बताएंगे। और एक चीज़ जब पूछे कि हिंदी किशोरी लाल गुप्त की प्रथम पुस्तक, जब प्रथम इतिहास पूछे तो ये बताएंगे द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर बताएंगे। और सिंपल ऐसे पूछे कि किशोरी लाल गुप्त जी का साहित्य इतिहास का मतलब किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया, तो आप बताएंगे रामचंद्र शुक्ल। जब सिंपल यही इतिहास करके पूछे, प्रथम न करके पूछे, तो आपको रामचंद्र शुक्ल बताना है। जब प्रथम करके पूछे तो आपको बताना है द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इस चीज़ को सभी भाई अपने कापी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल हम नीचे बता दे रहे हैं, इनका कब जन्म हुआ था और इनके कौन गुरु थे, इनके बारे में हम लोग डिटेल देख हम लोग देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते हैं। तो जैसे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, तो मेरे भाई किशोरी लाल गुप्त का जन्म वर्ष 1916 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था मेरे भाई? भदोही में हुआ था। ये भदोही पड़ता कहाँ है? ये आपके अपने उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के एक प्रमुख शिष्य में से एक थे। मतलब ये जैसे एग्जामिनर बहुत पूछेगा कि किशोरी लाल गुप्त किसके शिष्य थे, तो आप किसके बताएंगे मेरे भाई? आप बताएंगे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के ये शिष्य थे, जो कि इनका जन्म कब हुआ था? 1916 में भदोही के उत्तर प्रदेश में हुआ था। और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास और ग्रंथ का संपादन रह चुके हैं, जो कि हम आपको पहले बता दिए। किशोरी लाल गुप्त की प्रमुख कृति है, इन्हें बिंद गौरव से सम्मानित किया गया था। तो सिंपल आपको ज्ञान में यहाँ क्वेश्चन यही बना सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था मेरे भाई? 1916 में हुआ था। कहाँ हुआ था? भदोही में हुआ था। भदोही पड़ता कहाँ? ये अपने उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इनके जैसे पूछे कि इनके एक तरीके से कौन गुरु थे, आप क्या बताएंगे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र बताएंगे। और इनके ये किशोरी लाल गुप्त ये इनके शिष्य थे। तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन था। हम लोग आते हैं दिन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 ये पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल, क्या पूछा इसमें? हिंदी साहित्य के आदिकाल
को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल का नाम दिया था। मतलब पूछना ये चाह रहा क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से मतलब इन चारों में से कौन सिद्ध सामंत काल के नाम से भी मतलब बोला था। तो इनका यही नाम पूछना चाह रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया राहुल सांस्कृत्यायन जी, सेकंड बी ऑप्शन दिया डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी ऑप्शन दिया डॉक्टर श्याम सुंदर दास और डी ऑप्शन दिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मेरे भाई हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल कहा था। मेरे भाई ये राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा था, सांस्कृत्यायन ने कहे थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ए, यानी राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को क्या बोला था मेरे भाई, सिद्ध सामंत काल बोले थे। इस चीज़ को सभी भाई अपने काफ़ी अच्छे से नोट डाउन करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनाता है, ये तो बहुत हर बार पूछता है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर ले लिए। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल इनमें से सिद्ध सामंत काल कौन कहा था मेरे भाई, राहुल सांस्कृत्यायन जी ने बोले थे। और अलग अलग ने सब अलग अलग बोले थे, इसको भी हम लोग देखते हैं। बट अभी जो पूछा था इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राहुल सांस्कृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल आदिकाल को कहे थे। अब हम लोग इनके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं कौन क्या बोला था। जैसे सेकंड ऑप्शन इसमें क्या दिया था, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने संधि और चारण काल के नाम से भी चारण काल के मतलब अंतर्गत ये मतलब एक तरीके से आते हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्होंने आदिकाल बोला था। तो ये इनके बारे में था। इनके बारे में हम लोग डिटेल नीचे देखते हैं, स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं। तो जैसे अलग अलग सब ने आदिकाल को नाम दिए थे। जैसे फर्स्ट बन जाता है इसमें ग्रियर्सन ने जो बोले थे उसे आदिकाल को चारण काल बोले थे। और राहुल सांस्कृत्यायन बताई दिए कि भी सिद्ध सामंत काल बोले थे। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो होते हैं मेरे भाई ये वीर काल बोले थे आदिकाल को। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल बोले थे। तो सही ये जो नाम था वही बताए हैं। और रामचंद्र शुक्ल ने मेरे भाई ये वीर घाता काल बोले हैं। और राम कुमार वर्मा ने सिद्ध काल व चारण काल के नाम से इसको आदिकाल को बोलते हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मेरे भाई बीजवपन काल बोले थे। और रमाशंकर शुक्ल ने आदिकाल बोले थे। ये यहाँ से ये वाला इंपॉर्टेंट है। गणपति चंद्रगुप्त ने क्या बोले थे मेरे भाई, आदिकाल को शून्य काल बोले थे। यहाँ से जरूर पूछता है एग्जामिनर क्वेश्चन, इस चीज़ को अपने काफ़ी अच्छे से नोट डाउन करिएगा। जब पूछेगा कि गणपति गुप्त जी ने आदिकाल को क्या नाम दिए रखा था, आप क्या बताएंगे, शून्य काल रखे थे। और मोहन अवस्थी क्या रखे थे मेरे भाई, आधार काल रखे थे। और कमल कुल श्रेष्ठ जी ने क्या रखे थे, अंधकार काल रखे थे। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मतलब यहाँ से भी बहुत पूछता है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश काल बोले थे। और श्याम सुंदर दास जी ने मेरे भाई वीर काल बोले थे। और हरिश्चंद्र शर्मा जी ने संक्रमण काल बोले थे। और लास्ट हो जाता जो वासुदेव शाह ने मेरे भाई उद्भव काल बोले थे। तो यहाँ से सबका नहीं पूछता, जैसे इनका पूछता है राहुल सांस्कृत्यायन ने क्या बोले थे मेरे भाई, सिद्ध सामंत काल बोले थे। और ग्रियर्सन का तो जरूर याद रखिएगा। तो इनका भी पूछता है कि ग्रियर्सन जी ने आदिकाल को क्या बोले थे, चारण काल बोले थे। और एक ठो ये वाला रामचंद्र शुक्ल वाला तो हो ही गया। एक ठो ये कहाँ गए, गणपति चंद्रगुप्त, ये शून्य काल बोले थे। तो अलग अलग विद्वान आदिकाल को अलग अलग नाम से इनका नाम रखे थे। तो इस चीज़ को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके सभी भाई अच्छे से इसको रीड आउट कर लेंगे। हम लोग आते हैं दिन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची को मेरे भाई एक समानार्थी नाम से भी जानते हैं। जैसे एग्जामिनर से पूछे कि आग का समानार्थी क्या है, तो तब पर भी आपको यही समझना कि वो पर्यायवाची पूछ रहा है। तो पर्यायवाची को ही समानार्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो समानार्थी करके पूछे या पर्यायवाची करके पूछे, तब पर भी आपको क्या बताना है मेरे भाई, उसका वही उल्टा मतलब उसका अर्थ ही बताना है। तो इसमें क्या पूछा है कि आग का पर्यायवाची क्या होगा। तो मेरे भाई फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है संताप। और सेकंड ऑप्शन दिया है अनल। और सी ऑप्शन दिया अनिल। और डी ऑप्शन दिया परिताम दिया है। तो मेरे भाई आग का पर्यायवाची क्या हो जाता है, ये सबको पता होगा। ये हम इसलिए क्वेश्चन लाए हैं क्योंकि ये प्रीवियस एग्जामिनेशन पूछा था यूपी आपके कांस्टेबल में, इसलिए हम इस क्वेश्चन को लिए हैं, ताकि जो भी हमारे नए भाई बहन पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनको भी ये क्वेश्चन पता हो पाए। तो आग का पर्यायवाची क्या हो जाता है मेरे भाई, आग का पर्यायवाची हो जाता है या समानार्थी शब्द हो जाता है अनल हो जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, यानी आग को अनल के नाम आग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अनल हो जाएगा। और समानार्थी करके पूछे तब पर भी आपको यही बताना है, अनल। और अनिल का क्या क्या हो जाएगा, जैसे हवा हो जाता है, वात हो जाता है, वायु हो जाता है, पवन हो जाता है। तो अनिल का पर्यायवाची क्या क्या हो जाता है, हवा, वात, वायु, पवन हो जाएगा। और परिताप का क्या हो जाएगा, परिताप नहीं दिया, परिताम दिया है। परिताम का पर्यायवाची क्या क्या हो जाता है, दुख हो जाता है। तो परिताम का दुख होता है, इस चीज़ को सभी अच्छे से नोट डाउन करेंगे। क्या होगा, परिताम का पर्यायवाची दुख होगा। और अनिल का क्या हो जाएगा, हवा होगा, वात होगा, वायु होगा और पवन होगा।
और क्या क्या हो जाएगा मेरे भाई, और इसका आग का पर्यायवाची और क्या क्या हो जाता है, सभी भाई अच्छे से अपने कापी में नोट डाउन करेंगे, इस चीज़ को हम बता रहे हैं। आग का पर्यायवाची अनल तो बता ही दिए, एक होता हुतासन होता है, एक कृषाणु होता है, एक होता अग्नि होता है, एक ज्वाला होता है, एक दहन होता है, एक वायु सखा होता है, एक पावक होता है। तो एक बार वापस से बता रहे हैं, सभी भाई अपने काफ़ी अच्छे से नोट डाउन करेंगे। आग का क्या क्या पर्यायवाची हो जाता है, एक तो अनल होता ही है, एक हुतासन होता है, एक कृषाणु होता है, एक अग्नि होता है, एक ज्वाला होता है, और एक दहन, और एक वायु सखा होता है, एक पावक होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट इसके पर्यायवाची हैं, एग्जामिनर बहुत पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, इसलिए हम आपको अलग से इसको बताए हैं, अपने कापी में सभी भाई अच्छे से नोट डाउन करेंगे। इसके स्क्रीनशॉट को भी हम लगाए नीचे दिखा दे रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, पर्यायवाची किसे कहते हैं मेरे भाई, पर्यायवाची किसे कहते हैं, समान या एक जैसे अर्थ देने वाले शब्दों को मेरे भाई पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। जब जो अभी हम आपको पहले बता दिए कि पर्यायवाची को ही समानार्थी शब्द के नाम से भी जाने जाते हैं, और इन्हें मेरे भाई, इन्हें अंग्रेजी में सिनोनियम्स कहते हैं। ये तो सिंपल आपको इंग्लिश में ज़्यादा, ये कि इंग्लिश में आपको इसका मतलब कुछ लेना ही नहीं है, तो आपको सिंपल यही याद रखना कि पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो हवा का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा मेरे भाई, पवन हो जाएगा, वायु हो जाएगा, समीर हो जाएगा, वात हो जाएगा, बयार हो जाएगा, प्रकंपन हो जाएगा, समी हो जाएगा। तो हवा के ये पर्यायवाची हो जाते हैं। और घर का पर्यायवाची क्या हो जाता है मेरे भाई, घर का गृह हो जाएगा, सदन हो जाएगा, आवास हो जाएगा। तो सभी भाई हमारे साथ बोलेंगे, जब आप बोलेंगे तब आपको क्वेश्चन ये काफ़ी लंबे समय तक माइंड में रिमाइंड रहेगा, इसलिए आप जब ज़्यादा से ज़्यादा जब भी क्वेश्चन को पढ़ें उसको बोल कर पढ़ें, मतलब मन में ही पढ़ें लेकिन बोल कर पढ़ें। तो घर का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा, गृह हो जाएगा, सदन हो जाएगा, आवास हो जाएगा, आलय हो जाएगा, गेह हो जाएगा, निवास हो जाएगा, और निलय हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा। तो ये घर का पर्यायवाची हो गया। और अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ये सब इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है, इसलिए हम इसको यहाँ लिए हुए हैं। तो इस चीज़ को सभी भाई अच्छे से नोट डाउन करेंगे। तो अमृत का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा, सुधा हो जाएगा, सोम हो जाएगा, पीयूष हो जाएगा, अमी हो जाएगा, जीवनोदोक हो जाएगा। क्या लिखा भाई, जीवनोदोक, हाँ। और अग्नि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अभी हम आपको बताया दिए ओरल, बट यहाँ स्क्रीनशॉट भी है तो देख सकते हैं। तो अग्नि का मतलब आग हो जाएगा, अनल हो जाएगा, पावक हो जाएगा। और अलग हम क्या बताए थे, हुतासन बताए थे, कृष्णाणु बताए थे, ज्वाला बताए थे, दहन बताए थे, वायु सखा बताए थे, पावक बताए थे। तो ये आपका आग के पर्यायवाची हो जाते हैं। और अश्व क्या पर्यायवाची क्या हो जाएगा मेरे भाई, घोड़ा हो जाएगा, है हो जाएगा, तुरंग हो जाएगा, बाजी हो जाएगा, घोटक हो जाएगा, सैंधव हो जाएगा, तुरंग हो जाएगा। ये आपके अश्व के पर्यायवाची हैं। आकाश का क्या हो जाता है, गगन, नभ, आसमान। तो ये सब जो होते हैं इंपॉर्टेंट पर्यायवाची, सभी भाई अच्छे से इसको नोट डाउन अपने कापी में करेंगे। तो ये आँख वाला बहुत पूछता है, इसका नेत्र हो जाता है, दृग हो जाएगा, नयन हो जाएगा, लोचन हो जाएगा, चक्षु हो जाएगा, अक्षी हो जाएगा, अम्बक हो जाएगा, दृष्टि हो जाएगा, विलोचन हो जाएगा। ये आपके आँख के पर्यायवाची हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं इसको हम यहाँ लगा दिए हैं, सभी भाई स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से याद कर लेंगे। हम लोग आते हैं दिन क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें क्या दिया है मेरे भाई, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके यूपीएसआई में पूछा था, हनुमान का पर्यायवाची। तो इसको हम लोग हनुमान जी के जितने भी पर्यायवाची होते हैं यही हम लोग एक बार अच्छे से देख लेंगे। पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं है, बट और जो होते हैं उसको भी हम अलग से बता देंगे। अभी क्वेश्चन ये पूछा कि हनुमान का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिए महावीर तो होता ही है। और मेरे भाई अग्नेय तो नहीं होता, ये तो एक तरीके से दिशा का नाम है, जैसे हम लोग उत्तर दिशा, पूरब दिशा, ये तो दिशा के अंतर्गत आता है, तो ये तो होगा नहीं। हरीश भी होता, मारुति क्या लिखा है इसमें, मारुति। तो ये महावीर भी होता है हनुमान जी का पर्यायवाची, हरीश भी होता है, मारुति भी होता है। तो ये इसमें पूछा था कौन सा नहीं, तो इसका इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा मेरे भाई, अग्नेय जो होता है ये नहीं होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अग्नेय, ये आपका हनुमान का पर्यायवाची नहीं होता है। अब कौन कौन से होता है इनको हम लोग देख लेते हैं, 1 मिनट। तो हनुमान जी के पर्यायवाची हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो जैसे देख सकते हैं मेरे भाई, हनुमान जी के पर्यायवाची कितने होते हैं। तो पहला बन जाता है बजरंग बली बन जाता है, जो कि सबको पता है। एक मारुति होता है, जो कि भी हम आपको बता दिए। अंजनी सूत पुत्र भी हो जाता है पर्यायवाची हनुमान जी का। पवन पुत्र भी हो जाता है, पवन सूत भी हनुमान जी का पर्यायवाची होता है। महावीर भी होता है। महावीर गलती से उनका मत लगा देना, भोलेनाथ जी का मत लगा देना। ये महावीर ये आपके हनुमान जी का पर्यायवाची होता है। कपिस और कपीश्वर भी होता है, और संकट मोचन भी होता है। ये तो एग्जामिनर नहीं पूछेगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि उनका ये सिंपल है। तो जो आप नहीं सुने होंगे वही एग्जामिनर वहाँ से पूछता है क्वेश्चन, तो उसी चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा। और केसरी नंदन भी होता है हनुमान जी का पर्यायवाची। शंकर सुमन भी होता है। तो शंकर जैसे एग्जामिनर पूछ दे कि हनुमान जी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, तो 4 ऑप्शन दे दे, एक शंकर सुमन भी दे दे, तो आप सिंपल जैसे
उसमें जैसे पूछ दे कि इसमें से कौन सा महादेव का पर्यायवाची है, तो शंकर सुमन दे दे ऑप्शन, तो शंकर सुमन मत लगाना, ये हनुमान जी का पर्यायवाची होता है। तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़ के तब लगाना है। तो ये शंकर सुमन हनुमान जी का पर्यायवाची होता है, और रामदूत भी होता है हनुमान जी का पर्यायवाची। तो इतने आपके हनुमान जी के पर्यायवाची बनते हैं। तो इस चीज़ को सभी भाई आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से याद कर लेंगे। तो इनमें से पूछा था कौन सा नहीं, तो अग्नि नहीं होता है। तो अग्नि ये आपका एक तरीके दिशा का नाम है, जो कि अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं कि अग्नि किसे कहते हैं, उत्तर पूर्व किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ को हम लोग यहाँ देख लेंगे। अभी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, यानी अग्नि हनुमान जी का पर्यायवाची नहीं होता है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बार वापस। तो जैसे देखिए, आग्नेयकोण किसे कहते हैं, जो दक्षिण और पूर्व की, मतलब जो दक्षिण और पूर्व की दिशा होता है मेरे भाई, उसे बोलते हैं, संस्कृत वर्ड है ये आग्नेयकोण। तो ये जो दक्षिण पूर्व दिशा होता है मेरे भाई, उसे आग्नेयकोण बोलते हैं। और उत्तर पूर्व जो होता है उसे ईशान कोण के नाम से जानते हैं। और उत्तर पश्चिम जो कोण होता है उसे वायव्य कोण बोलते हैं। और दक्षिण पश्चिम के अंतर्गत जो होता है उसे नैत्रिक कोण बोलते हैं। तो यहाँ से एग्जामिनर बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो इस चीज़ को सभी अच्छे से नोट डाउन करेंगे। एक बार वापस बताएंगे, दक्षिण पूर्व को क्या बोलते हैं, आग्नेय कोण बोलते हैं। और उत्तर पूर्व को क्या बोलते हैं, ईशान कोण बोलते हैं। और उत्तर पश्चिम को क्या बोलते हैं मेरे भाई, वायव्य कोण बोलते हैं। और दक्षिण पश्चिम को क्या बोलते हैं, नैत्रिक कोण बोलते हैं। तो इस चीज़ को सभी अच्छे से अपने कापी में नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, इनमें से कौन सा शब्द खर का समानार्थी। अभी देखिए हमने बताया था कि पर्यायवाची को समानार्थी शब्द के नाम से भी जानते हैं। तो ये पूछ रहा है इसमें, इनमें से कौन सा शब्द खर का समानार्थी शब्द नहीं है। मतलब खर का मतलब एक तरीके से खर का मतलब होता है गधा होता है। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वो नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसमें एक राक्षस का नाम, और बी ऑप्शन दिया तिनका, और सी ऑप्शन दिया एक मात्र, और डी ऑप्शन दिया गधा। तो मेरे भाई जो होता है खर का मतलब बता दिए गधा होता है, बट इनमें से पूछा है इनमें से कौन सा नहीं है। तो मेरे भाई एक मात्र नहीं होता, एक मात्र इसका कोई पर्यायवाची नहीं है, मतलब इसका कोई समानार्थी नहीं है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, यानी एक मात्र गधा का पर्यायवाची नहीं होता है। तो एक मात्र मतलब एक तरीके से एक चीज़ कोई, और होता क्या क्या है मेरे भाई, एक राक्षस का नाम भी गधा को कहते हैं, और तिनका भी कहते हैं, गधा भी कहते हैं, और ढेर सारे बनते हैं, उसको भी हम यही बता दे रहे हैं। जैसे अपने कापी में नोट डाउन करेंगे, गर्दभ भी बोलते हैं, गधा का पर्यायवाची है। और उसके बाद मेरे भाई राजसभ भी बोलते हैं गधा को। और उसके बाद बैसाख नंदन भी बोलते हैं गधा को, और धूसर भी गधा को बोलते हैं, और चक्रीमान भी बोलते हैं। तो इस चीज़ को सभी भाई अपने कापी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे। एक बार वापस से बता रहे हैं, लिखेंगे कि गधा का और पर्यायवाची क्या हो जाएगा मेरे भाई, गर्दभ भी हो जाता है, राजसभ भी होता है, और क्या होता है मेरे भाई, बैसाख नंदन, हाँ बैसाख नंदन होता है, और धूसर होता है, और चक्रीवान होता है। ये सब गधे के पर्यायवाची हैं। और एक राक्षस का नाम होता है तिनका, और गधा, ये तो होता ही है। तो इस चीज़ को सभी कापी में अपने नोट डाउन कर लेंगे। अभी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एकमात्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ इंपॉर्टेंट जो पर्यायवाची बनते हैं इसको हम यहाँ ले लिए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इसको जरूर आप अच्छे से याद करिएगा। यहाँ से एग्जामिनर बहुत पूछता है, जैसे अश्व का बहुत पूछता है, तो अश्व का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, तुरंग हो जाएगा, बाजी हो जाएगा, हाय हो जाएगा, घोटक हो जाएगा। ये आपके घोड़ा के पर्यायवाची हो जाएगा। और भंवरा का पर्यायवाची क्या क्या होता है, भ्रमर होता है, और मधुकर होता है, अली होता है, ये भंवरा का पर्यायवाची हो जाता है। तो श्री कृष्ण का बहुत कम पूछता है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा, क्या क्या होता है, गोपाल, मुरारी, गिरधर, माखन चोर, यहाँ से बहुत कम बनाता है। बट भंवरा का, यशो का ज़्यादा कर पूछता है। घर का भी हम अभी आपको बताएंगे, गृह होता है, निकेतन होता है, आवास होता है, आलय होता है, और आपका मंदिर भी होता है। अभी इसके पहले हम बता दिए थे। और जल का पर्यायवाची क्या आता है मेरे भाई, पानी होता है, नीर होता है, वरी होता है, तोय होता है, उदक होता है, ये आपका जल का पर्यायवाची हो गया। और धरती का भी बहुत पूछता है एग्जामिनर, तो भू हो गया, भूमि हो गया, वसुधा हो गया, क्या हो गया, वसुधा हो गया, धरा हो गया मेरे भाई, पृथ्वी हो गया, ये आपके धरती के पर्यायवाची हैं। पर्वत का भी बहुत पूछता है एग्जामिनर, अचल होता है, गिरी होता है, शैल होता है, और आपके भूधर होता है, ये आपके पर्वत का पर्यायवाची हो जाते हैं मेरे भाई। और क्या पूछता है, सूर्य का भी बहुत पूछता है, तो सूर्य का क्या हो जाएगा, रवि हो जाएगा, क्या होगा मेरे भाई, ये रवि। भानु भी होगा, अर्क भी होगा, दिनकर भी होगा, ये आपके सूर्य का पर्यायवाची है। और नेक्स्ट यहाँ आँख का तो हम बताए थे कि आँख का क्या क्या होता है, नेत्र भी होता है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है। यहाँ मतलब यहाँ इसका भी पर्यायवाची बहुत पूछता है एग्जामिनर। तो आँख का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा मेरे भाई, नेत्र होता है, नयन होता है, लोचन होता है, चक्षु होता है। बहुत अच्छे से याद करना, यहाँ से बहुत अच्छे से पूछता है एग्जामिनर। तो आँख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, नेत्र होगा, नयन होगा, लोचन होगा, चक्षु होगा। और कपड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, वस्त्र होगा, वसन होगा, पट होगा, और चीर होगा।
तो इस चीज़ को सभी भाई स्क्रीनशॉट लेकर एक बार अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं दिन क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव तत्सम कहते क्या किसे हैं, पहले हम इसको एक बार बता दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। तद्भव का मतलब हिंदी वाला शब्द और तत्सम का मतलब मेरे भाई संस्कृत का शब्द। तो जो संस्कृत का शब्द होता है उसे तत्सम कहते हैं और जो आपका हिंदी का शब्द होता है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। तो कभी वो तत्सम करके पूछता है, मतलब तत्सम का शब्द पूछता है एग्जामिनर, कभी वो आपका तद्भव का शब्द पूछता है। तो एक बार हम इसके बारे में पूरा डिटेल बता दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसके आंसर पे आते हैं। जैसे देखते हैं आप, जो संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त हो जाते हैं उसे तद्भव, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। और जबकि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है मेरे भाई उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ये इसका एक तरीके से डिफिनेशन हो गया, मतलब एक तरीके से पहचानने का तरीका हो गया। तो वापस एक बार डिफिनेशन को रीड आउट कर देना है, सभी भाई अच्छे सुनेंगे। तो संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों के मेरे भाई तत्सम शब्द कहते हैं। जबकि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। तो सिंपल आपको यही समझना है कि तत्सम का मतलब संस्कृत और तद्भव का मेरे भाई मतलब हिंदी। तो इसका क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा था कि तद्भव इनमें से कौन सा शब्द है। तो मेरे भाई फर्स्ट ऑप्शन दिया कुमार और सेकेंड ऑप्शन दिया कंटक और सी ऑप्शन दिया खीर और डी ऑप्शन दिया कृष्ण। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये जो कृष्ण है ये आपका हिंदी शब्द है, मतलब तद्भव शब्द है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, यानी सॉरी ये तो आपका संस्कृत शब्द है यार कृष्ण, हाँ कान्हा इसका होगा। इसका सही उत्तर है सी हो जाएगा खीर, ये आपका एक तरीके से हिंदी शब्द है। और संस्कृत में से क्या कहते हैं मेरे भाई, खीर को क्षीर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षीर। सभी भाई अच्छे से लिखेंगे अपने कॉपी में। तो खीर को क्या कहते हैं, संस्कृत में क्षीर कहते हैं, मतलब तत्सम शब्द इसका क्या हो जाएगा, क्षीर हो जाएगा। और कंटक का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, कांटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांटा हो जाएगा। और कुमार का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा मेरे भाई, मतलब संस्कृत में कुंवर हो जाएगा, कुंवर। तो इस चीज़ को सभी भाई अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। फिर वापस से एक बार बता रहे हैं, कुमार का तत्सम शब्द क्या होगा, कुंवर हो जाएगा। अच्छे से लिखेंगे, अंक की मात्रा लगेगा, ये जानते रहे ना, क पे अंक की मात्रा लगेगा, मतलब चंद्रबिंदी वाला, उससे को मतलब कुमार का कुंवर हो जाएगा। और कंटक का मेरे भाई ये आपका कांटा हो जाता है। और कृष्ण का कान्हा हो जाता है। तो ये जो कृष्ण शब्द है ये मेरे भाई ये तद्भव शब्द है, मतलब ये संस्कृत शब्द है। कृष्ण जो है ये आपका संस्कृत शब्द है, मतलब तत्सम है। और इसका हिंदी क्या हो जाएगा, कान्हा हो जाएगा। तो इस चीज़ को सभी भाई अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं दिन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कुछ इंपॉर्टेंट तद्भव तत्सम हम यहाँ लगा दिए, देख सकते हैं। जैसे पहला इसमें क्या दिया है, अग्नि का पूछे तो क्या बताएंगे, आग बताएंगे। अगम क्या पूछे तो अगम में क्या पूछे तो अगम बताएंगे। अमूल्य का पूछे तो अनमोल बताएंगे। अमूल का तद्भव क्या हो जाएगा मेरे भाई, अमूल हो जाएगा। अज्ञान का मेरे भाई अनजान हो जाएगा। अमृत का अमृत हो जाएगा। क्या होगा, अमृत का तद्भव अमृत हो जाएगा। कदली का मेरे भाई केला हो जाएगा। और अष्ट का आठ होता है, मतलब अष्ट को संस्कृत हिंदी में क्या कहते हैं, आठ कहते हैं। अक्षी को क्या कहते हैं मेरे भाई, आग कहते हैं। ये वाला जरूर इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करिएगा। और कोकिल को मेरे भाई कोयल कहते हैं। और आमलक को मेरे भाई आंवला कहते हैं, मतलब हिंदी में। और आम्र को मेरे भाई आम कहते हैं। ये वाला पूछा था, ये अभी जो रिसेंट में 24 में एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि आम्र का तद्भव क्या होगा, आम होगा। और आश्रय का क्या हो जाएगा मेरे भाई, आश्रय का मेरे भाई आसरा हो जाएगा। और कूप का कुआं होता है, कूप का क्या हो जाएगा मेरे भाई, हिंदी में कुआं होगा। आलस्य का आलस होगा, आलस्य ये संस्कृत है और आलस हिंदी है। और गर्धव का गधा हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तद्भव तत्सम थे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। हम लोग आते हैं दिन क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द हाँ रूप भिन्न है, मतलब अलग है। मतलब ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब जो 4 शब्द दिए हैं इनमें से कौन सा अलग है। मतलब 3 होंगे जो ऐसे कि एक जैसे मिलते रहेंगे, मतलब एक ही भाषा के शब्द होंगे। और एक जो होगा वो अलग भाषा का शब्द होगा, यही पूछना चाह रहा है। पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द रूप भिन्न है। तो ये थोड़ा सा घुमा के पूछा है, इसको ऐसे पूछना चाहिए था कि इनमें से कौन सा शब्द हिंदी भाषा का शब्द है, ऐसे करके पूछता वो। बट थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, इससे तो आप समझ जाइए ये पूछना क्या चाह रहा है। वापस हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जब ऐसे पूछे कि इनमें से कौन सा शब्द रूप भिन्न है, तो आप सिंपल यही समझना कि 3 ऑप्शन, जो 3 शब्द होंगे एक जैसे होंगे और एक जो होगा आपका अलग होगा, मतलब अलग भाषा का शब्द होगा या अलग से संबंधित वो बिलोंग कराता होगा। तो पहला ऑप्शन दिया कमसीन, और सेकंड ऑप्शन दिया है बदकिस्मत, और सी ऑप्शन दिया है लापरवाह, और डी ऑप्शन दिया है निगोड़ा। तो मेरे भाई
ये जो कमसीन होता है, ये बदकिस्मत, जो लापरवाह होता है, ये आपके फारसी भाषा के शब्द हैं। किसके शब्द हो जाते हैं? सभी काफ़ी अच्छे से नोट डाउन करेंगे। कमसीन, बदकिस्मत, लापरवाह, ये सब आपके तीनों शब्द फारसी भाषा के शब्द हैं। और मेरे भाई निगोड़ा का मतलब क्या होता है? निगोड़ा का मतलब हिंदी में निकम्मा जिसे कहते हैं, तो निगोड़ा को मेरे भाई निकम्मा कहते हैं। तो ये आपका हिंदी भाषा का शब्द है। तो ये पूछना चाह रहा है इसमें इनमें से कौन अलग है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, यानी जो निगोड़ा होता है इसका सही उत्तर ये आपका हिंदी भाषा का शब्द है, यही पूछना चाह रहा है। और ये जो तीनों होते हैं, कमसीन हुआ, बदकिस्मत हुआ, लापरवाह हुआ, ये आपके फारसी भाषा के शब्द हैं। तो एग्जामिनर यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनाता है, जैसे पूछता है पर पुर्तगाली भाषा के शब्द के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, और तुर्की भाषा के शब्द कौन कौन से आते हैं, मतलब तुर्की भाषा शब्द के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग अभी देख लेते हैं, बट इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? निगोड़ा। निगोड़ा का मतलब होता है निकम्मा, ये हिंदी भाषा का शब्द है। और कमसीन, बदकिस्मत, लापरवाही आपकी फारसी भाषा के शब्द हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हम आपको अलग से बता रहे हैं, उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। जैसे पूछे कि आलपीन, अलमारी, तौलियाँ और कमरा, साबुन, जब ऐसा कोई शब्द करके पूछे तो आपको सिंपल बताना कि पुर्तगाली के शब्द हैं। मतलब एक तरीके जो हम लोग रोज़मर्रा के दिन में हम लोग यूज़ करते हैं शब्द, उससे मेरे भाई पुर्तगाली शब्द, मैक्सिमम पुर्तगाली शब्द ही हम लोग प्रयोग करते हैं, जो अपने घर में बोलते हैं। मतलब कोई भी सामान जैसे हुआ, जैसे तौली हुआ, अलमारी हुआ, साबुन हुआ, तो जितने भी मैक्सिमम हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं उसको मेरे भाई पुर्तगाली से लिया गया है। तो ये काफ़ी सभी नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट हो जाएगा आलपीन, और उसके बाद अलमारी, और उसके बाद तौलियाँ और कमरा, साबुन, ये सब पुर्तगाली के अंतर्गत आता है। और तुर्की के अंतर्गत कौन कौन सा इंपॉर्टेंट बन जाता है? कैंची हुआ, चाकू हुआ, बारूद हुआ, बेगम हुआ। एक तरीके से आप ये समझना, तुर्की भाषा वही शब्द होते हैं जैसे एक तरीके से आपके क्या बोलते हैं, जो मतलब एक तरीके से जो बहुत पहले मतलब इतिहास में जो बहुत पहले यूज होता था शब्द, उसी को तुर्की शब्द, मतलब वहाँ सब सारे शब्द तुर्की भाषा की शब्द प्रयोग होते थे। तो उन्हीं सब शब्द को मेरे भाई एक तरीके से तुर्की शब्द कहते हैं। जैसे क्या क्या होता है? कैंची हो जाता है, चाकू हो जाता है, बारूद हो जाता है, बेगम हो जाता है, चेचक हो जाता है। तो ये सब मेरे भाई तुर्की भाषा के शब्द होते हैं। और बम, और ये सब मेरे भाई, बम जो होता है ये डच का, हाँ ये डच भाषा का शब्द है। वकील हुआ, आदमी हुआ, तारीख, मुहावरा, औरत, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। तो इस चीज़ को सभी अच्छे से नोट डाउन करेंगे। वकील, आदमी, तारीख और मुहावरा, औरत, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। और आलपीन, अलमारी, तौलियाँ और कमरा, साबुन, ये सब आपके पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं तो पुर्तगाली भाषा सब, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। जैसे देख सकते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा संकर शब्द के नाम से भी जानते हैं। जैसे दो अलग अलग भाषाओं को के अलग अलग शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बनाए जाते हैं उनको मेरे भाई संकर शब्द कहते हैं। तो घड़ी एक आपका हिंदी शब्द है, और इसका घड़ी का मेरे भाई, घड़ी को फारसी में क्या कहते हैं? साज कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है, इसको अच्छे से याद करिएगा। घोड़ा को मेरे भाई सवार कहते हैं फारसी में, और चाल को मेरे भाई बाज कहते हैं फारसी में। मच्छर को मेरे भाई दान कहते हैं फारसी में, और राज को मेरे भाई महल कहते हैं, और मोम को मेरे भाई बत्ती कहते हैं, और तीन को मेरे भाई माही कहते हैं, तिमाही। ये मतलब ये सब इस साइड जो दिया है, मतलब ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं, और इधर जो दिया है ये आपके हिंदी भाषा के शब्द है। तो ये इंपॉर्टेंट थे, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। हम लोग आते हैं दिन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, और जो हम अलग से बताए तो उसको जरूर याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है इसमें? क्वेश्चन नंबर 13 दिया, इनमें से कौन सा शब्द स्थूल का विलोम है? फर्स्ट दिया सूक्ष्म, और सेकंड दिया है मोटा, और सी ऑप्शन दिया साकार, और डी ऑप्शन दिया दुर्गम। तो मेरे भाई स्थूल का विलोम क्या हो जाएगा? स्थूल का विलोम हो जाता है मेरे भाई सूक्ष्म होता है, मतलब बहुत छोटी चीज़। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, यानी स्थूल का विलोम क्या हो जाएगा? सूक्ष्म होगा। तो सभी भाई हमारे साथ एक बार बोलेंगे कि सूक्ष्म का विलोम, स्थूल का विलोम क्या हो जाएगा? सूक्ष्म होगा। और मोटा का विलोम क्या होगा? मतलब विलोम का मतलब होता है उल्टा। अभी हम आपको इसका डेफिनेशन नीचे दिखा देंगे, बट सिंपल आपको यही जानना है कि विलोम का मतलब होता है उल्टा। या ठीक है, तो मोटा, ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म हो जाएगा। और मोटा का विलोम क्या हो जाएगा मेरे भाई? पतला होता है, सबको पता है। और सी वाले में क्या दिया है? साकार। साकार का विलोम क्या हो जाएगा मेरे भाई? निराकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साकार का विलोम निराकार हो जाएगा। और दुर्गम का विलोम क्या हो जाएगा मेरे भाई? सुगम हो जाएगा। तो वापस से एक बार बता रहे हैं, मोटा का मेरे भाई विलोम पतला होता है, साकार का होता है निराकार होता है, और दुर्गम का होता है मेरे भाई सुगम होता है। ये इनके विलोम शब्द हो गए। और स्थूल का क्या हो जाएगा? सूक्ष्म हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट विलोम हम नीचे लगा दिए, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे पहला क्या था इसमें? कल का विलोम मेरे भाई आज हो जाएगा। और क्रम का विलोम व्यक्तिक्रम हो जाएगा। कनी का
विलोम शब्द वही हो जाएगा, कार्य का विलोम में मेरे भाई अकार्य हो जाएगा और कठिन का सरल हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है, सभी भाई इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से लर्न इसको करेंगे, मतलब याद करेंगे। और ये बहुत पूछता है, कपूत का विलोम क्या हो जाएगा मेरे भाई, सपूत हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, क्रिया का प्रतिक्रिया होगा, तो सबको पता है कि ये वाला लास्ट वाला जरूर याद रखिए, कृतज्ञ क्या होता है मेरे भाई, कृतज्ञ होता है। तो इस चीज़ को सभी भाई अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। हम लोग आते हैं दिन क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 ये, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए इनमें से प्रयुक्त शब्द कौन सा है। मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि जिस चीज़ की आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, मतलब उसको क्या कहेंगे एक तरीके से। तो पहला दिया है अप्रत्याशित, सेकंड दिया है प्रत्याशित, और सी ऑप्शन दिया है अपेक्षित, अपेक्षित, और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई जिस चीज़ की आशा न की गई हो उसे मेरे भाई अप्रत्याशित बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए यानी अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई उसे अप्रत्याशित कहते हैं। तो जैसे यानी ये इसका मतलब हुआ कि एक मतलब जैसे मैं आपको बता दें, नीचे आए तब बताएं। जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यमनर बहुत पूछता है, उस चीज़ को हम यहाँ एक बार दिखा दें पहले। तो जैसे पूछता है कि जिसका अंत न हो तो मेरे भाई उसे अनंत कहते हैं, और जो बीत चुका हो उसे मेरे भाई अतीत कहते हैं। क्या कहते हैं, जो बीत चुका हो उसे अतीत कहते हैं, और जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहते हैं। क्या कहते हैं, अद्वितीय। ये सब इंपॉर्टेंट पुलिस एग्जाम में पूछता है, यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल में, तो इसलिए हम इसको यहाँ ले लिए हैं। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है एग्जामिनर बहुत पूछता है, इससे एक दो क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। तो इस चीज़ को अच्छे से आप लोग याद रखिए। जिसे जीता ना जा सके मेरे भाई उसे अजय कहते हैं, और जिसकी गहराई का पता ना हो उसे मेरे भाई अथाह कहते हैं, और जिसके टुकड़े न कर सके उसे अखंड कहते हैं, और कम खाने वालों को मेरे भाई अल्पहारी कहते हैं, और जहाँ जाना संभव न हो उसे अगम कहते हैं, और दूसरे के पीछे करने वाला मेरे भाई अनुयायी होते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुयायी कहते हैं, और जो जिसका कोई शत्रु न हो उसे मेरे भाई अजात शत्रु कहते हैं, और प्रतिदिन होने वाला जो शब्द होता है उसे दैनिक कहते हैं, सप्ताह में एक बार होने वाला मेरे भाई साप्ताहिक कहते हैं। ये वाला जरूर एग्जामिनर बहुत पूछता था, अगली बार पूछा था, इसको अच्छे से याद रखिएगा। सप्ताह में एक बार जो करने वाला होता है मेरे भाई उसे साप्ताहिक कहते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट आपके अनेक शब्द के लिए एक शब्द हैं, अच्छे से इसको सभी रिवीजन करेंगे। तो अभी क्या पूछा था, जिसकी आशा न की गई उसे मेरे भाई अप्रत्याशित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित बोलते हैं जिसकी आशा न की गई हो। अब हम लोग आते हैं देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 दिया, अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है। फर्स्ट दिया है वाक्य के अंत में, और बी ऑप्शन दिया है कहीं भी, और सी ऑप्शन दिया है वाक्य के शुरू में, और डी ऑप्शन दिया है वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो। तो सिंपल ये समझना, जैसे आप कोई एक तरीके से शब्द लिखते हैं, जैसे एग्जांपल हम आपको बता दें, जैसे आप लिखते हैं कोई किसी का नाम, जैसे लिखते हैं शिवम लिखते हैं, या सुरेश, या राधा, या मनु, या आप राहुल, या आप विनोद, जैसे कुछ, जैसे जब एक साथ आपको ढेर सारा नाम लिखना होता है वहाँ मेरे भाई अल्प विराम का प्रयोग होता है। तो वही पूछना चाह रहे हैं कि ये किस जगह लाया जाता है मेरे भाई, वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव, मतलब जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहाँ मेरे भाई अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको हम बता दी, जैसे नाम लिखना होगा, मनु हुआ तो आप थोड़ा सा रुकेंगे ना बोलने के लिए, फिर सुरेश, फिर राधा। तो इस केस में मेरे भाई वहाँ थोड़ा सा बहुत कम मात्रा का ठहराव होता है, वहीं पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, यानी जहाँ वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, यानी जहाँ वाक्य के मध्य में बहुत कम ठहराव मतलब बहुत कम रुकाव हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे अलग अलग वाक्य में अलग अलग विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आएंगे। जैसे एग्जाम्पल, अल्प विराम किसे कहते हैं मेरे भाई, जहाँ कम ठहराव हो, जैसे भी हम आपको बताई दिए हैं। तो जहाँ कम ठहराव उसे अल्प विराम कहते हैं। अर्ध विराम मेरे भाई ये आपका इंग्लिश में बोलते हैं इसे सेमी कॉलन, हाँ सेमी कॉलन बोलते हैं। तो ये अल्प विराम का साइन है, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बहुत बनाता है। और पूर्ण विराम तो आपको पता ही है, एक डंडा। और विराम मेरे भाई ये डबल बिंदी वाला, और प्रश्नवाचक सबको पता है। ये योजक चिन्ह मेरे भाई जो माइनस की तरह होता है इसे योजक चिन्ह कहते हैं, ब्रैकेट सबको पता है। उद्धरण और चिन्ह किसे कहते हैं मेरे भाई, जो डबल डंडा वाला होता है उसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। तो ये मेरे भाई जिसे जो शब्द इंपॉर्टेंट है, जो शब्द को मतलब एक तरीके से टारगेट किया जाए उसे मेरे भाई वहाँ उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। मतलब एक तरीके जिस शब्द पे फोकस किया जाए या जो शब्द को आपको दिखाना है हाईलाइट करके, वहाँ पर मेरे भाई उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा होता है, ये जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ऐसे नाम है, अभी नाम इसको बता देते हैं। तो विस्मयादि बोधक का ये मेरे भाई ये आपका
चिन्ह है, लाघव चिन्ह मेरे भाई जीरो की तरह होता है। निर्देशक चिन्ह थोड़ा माइनस से थोड़ा बड़ा होता है, मतलब थोड़ा सा बड़ा होगा, इसे लाघव निर्देशक चिन्ह कहेंगे। अब विवरण चिन्ह क्या करेंगे, डबल डंडा एक माइनस वाला। और त्रुटि बोधक, जैसे कोई शब्द लिखे दिए हैं, अब उस सेंटेंस में आपका कोई गलती हो चुका है तो वहाँ त्रुटि बोधक ऐसे आप लगा देंगे, तो इसका मतलब होता है वो शब्द गलत है, इसके आगे कंटिन्यू किया गया है। और पदलोप चिन्ह किसे कहते हैं मेरे भाई, ये जो डॉट डॉट होता है, जैसे हम लोग क्वेश्चन जैसे कभी कभी बनता है ना, कि डॉट डॉट लगा के इनमें से कौन सा शब्द होगा, तो वहाँ मेरे भाई उसको क्या बोलते हैं, पदलोप चिन्ह बोलते हैं। क्या कौन सा बोलते हैं, इंग्लिश में डॉट डॉट बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं पदलोप चिन्ह बोलते हैं। और रेखा चिन्ह मेरे भाई ये माइनस की तरह होता है जो कि नीचे लगता है, इसे हाइफन इंग्लिश में बोलते हैं, हाइफन इंग्लिश में इसे कहते हैं। और उसके बाद पुनरुक्ति सूचक चिन्ह मेरे भाई ये डबल पॉइंट वाला होता है। और दीर्घ उच्चारण चिन्ह ये मेरे भाई यस की तरह होता है। और समानता सूचक चिन्ह किसे कहते हैं, बराबर की साइन जो होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल और हिंदी में बोलते हैं समानता सूचक चिन्ह बोलते हैं। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके साइन थे जो कि एग्जामिनर बहुत पूछता है यहाँ से। इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे सभी लर्न आउट करेंगे। अब हम लोग आते हैं दिन क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 दिया इसमें, और इसका उत्तर क्या अभी हम बताए हैं, इसका उत्तर हो जाएगा जब अल्प विराम का प्रयोग कहाँ होता है, वाक्य के जहाँ थोड़ा सा कम ठहरा हो वहीं पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। हम लोग आते हैं दिन क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, नौकरी खाला का घर नहीं है, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल में मेरे भाई मुहावरे से 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी 2 पूछता है, कभी कभी 3 करके पूछ लेता है। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है मुहावरे संबंधित, उन्हीं सब सारे क्वेश्चन को हम मुहावरे वाले क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर इसमें हम ऐड किए हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। बट अभी क्या पूछा था इसमें, नौकरी खाला का घर नहीं है, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन दिया नौकरी हमेशा के लिए नहीं होती है, और बी ऑप्शन दिया नौकरी करना सबको अच्छी नहीं लगती है, सी ऑप्शन दिया नौकरी करने से घर वाले बहुत खुश होते हैं, और डी ऑप्शन दिया नौकरी करना आसान काम नहीं है। तो मेरे भाई इसका सही मुहावरा क्या हो जाएगा, नौकरी खाला का घर नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा नौकरी करना आसान काम नहीं होगा। तो वो इसका ये सटीक उत्तर हो जाएगा, तो इसका डी उत्तर सही है। तो नौकरी करना आसान काम नहीं है, तो इस मुहावरे का ये सही उत्तर होगा। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनर बहुत पूछता है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग दिन क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे। तो जैसे फर्स्ट क्या हो जाता है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना, मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना, इसका ये मेरे भाई अर्थ हो जाएगा। आकाश छूना मेरे भाई तरक्की करना, जैसे पूछेगा कि आकाश छूने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आप इसको याद अच्छे से करके जाइएगा। तो आकाश छूने का मुहावरा क्या हो जाएगा, तरक्की करना। आग बुलबुला होना, अभी इसको हम लिए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका अच्छे से याद रखना। आग बुलबुला होना का मेरे भाई मतलब क्या हो जाएगा, क्रोधित होना। और लकीर का फ़कीर होना, पुरानी बातों पर चलना। और पीठ थपथपाना मेरे भाई शाबाशी देना, इसका मुहावरा हो जाएगा। और प्राण संकट में डालना मेरे भाई खतरा मोल लेना, इसका मुहावरा हो जाएगा। चार चांद लगना मेरे भाई शोभा बढ़ाना, एक तरीके से ये इसका मुहावरा सही उत्तर हो, सही मतलब सटीक मुहावरा होगा। और गले लगाना मेरे भाई स्वीकार करना एक तरीके से। और हिम्मत न हारना, हार न मानना। और आँख में धूल झोंकना मेरे भाई धोखा देना। और हाथ को हाथ न सुझाना, बहुत अंधेरा होना। ये वाला पूछा था अभी आपका यूपी जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, ये वाला पूछा था उसमें कि हाथ को हाथ न सुझाना, ये मेरे भाई इसका मुहावरा क्या हो जाएगा सटीक, बहुत अंधेरा होना। और आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। और काठ का माधव मेरे भाई बहुत मूर्ख। ये सब इंपॉर्टेंट आपके मुहावरे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके सभी अच्छे से इसको रीड आउट करेंगे। तो अभी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नौकरी खाला का घर नहीं है, इसका सही मुहावरा क्या हो जाएगा मेरे भाई, नौकरी करना आसान काम नहीं है। अब हम लोग आते हैं दिन क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया, आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है। तो मेरे भाई अलग अलग विद्वान ने अलग अलग रसों की संख्या माने हैं, जैसे अभिनव गुप्त और मम्मर जो जी हैं उन्होंने 9 माने हैं, और आचार्य भरत जी ने उन्होंने 8 माना है। तो इस चीज़ को अच्छे से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के तभी आपको टिक करना है। उसमें ऑप्शन दे देगा 9 दे देगा, 8 दे देगा, 4 दे देगा, ऐसे मतलब जो हम अभी दिए ऐसे करके देगा। बट आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के तभी लगाना है। जब आचार्य भरत करके पूछे तो इन्होंने मेरे भाई 8 रसों की संख्या माने हैं, और जो अभिनव गुप्त और मम्मट जी एक जो थे, हाँ क्या नाम था उनका, मम्मट ही था। तो अभिनव गुप्त और मम्मट जी जो थे उन्होंने रसों की संख्या 9 माने हैं। तो जब अभिनव गुप्त और मम्मट करके ऐसे दोनों में से एक पूछे तो 9 बताना है, और आचार्य भरत जी ने रसों की संख्या कितनी माने, 8 माने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी यानी
8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो हम आपको अलग से बताएं इसको अपने कापी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अभिनव गुप्त और मोहम्मद जी ने रसों की संख्या 9 माने हैं और आचार्य भरत जी ने 8 माने हैं। तो यही पूछा था, तो इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। हम लोग दिन आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब जैसे यहाँ से क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं, जैसे पूछेगा कि रस के अंग कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? 4 बताएंगे। पहला हो जाता है मेरे भाई अस्थाई भाव हो जाता है, दूसरा हो जाता है विभाव हो जाता है, तीसरा हो जाता है अनुभाव हो जाता है, और चौथा हो जाता है संचारी भाव। तो रस के मेरे भाई कुल कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये आपके रस के अंग हो जाते हैं। और रस कैसे कहते किसे हैं? जैसे आप देख सकते हैं, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे मेरे भाई रस कहते हैं। वापस से एक बार देखिए, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। और रस के कुल अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। और इसके कुल कितने एक तरीके से क्या बोलते हैं, प्रकार, हाँ, कुल कितने प्रकार होते हैं? यहाँ से हम अंग तो बता ही दिए 4 हो गए। जैसे इसकी क्या बोलते हैं, जैसे इसके पूछे कुल कितने भेद हैं, तब आप बताना है आपको। इसके टोटल मेरे भाई टोटल वैसे तो होते 10 ही होते हैं, बट इसमें 11 दिया है। इस चीज़ को आपको लास्ट वाला नहीं रखना है, भक्ति रस वाला को काट देना है। बस 10 होते हैं। जैसे पहला हो जाता है श्रृंगार, उसके बाद हास्य, उसके बाद पहला क्या होगा? श्रृंगार, हास्य होगा, करुण हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा, भयानक रस हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा, वात्सल्य रस क्या दिया? विभत्स रस हो जाएगा, शांत हो जाएगा, वात्सल्य हो जाएगा। तो मेरे भाई ये रसों के भेद हो जाते हैं। और इसके प्रकार मतलब अंक कितने होते हैं? 4 होते हैं। यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ऐसे पूछेगा, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो क्या बताएंगे? रति बताएंगे। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या बताएंगे? हास्य बताएंगे। करुण का मेरे भाई शोक बताएंगे। क्या बताएंगे? करुण रस का अस्थाई भाव शोक बताएंगे। और वीर रस का मेरे भाई उत्साह बताएंगे। अद्भुत का मतलब मेरे भाई आश्चर्य और विस्मय बताएंगे। और भयानक का तेरे को पता है कि भय होता है। और रौद्र का मेरे भाई अस्थाई भाव क्रोध होता है। ये वाला जरूर बहुत पूछता है। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या हो गया मेरे भाई? जुगुप्सा होता है। कुछ ऐसे जो कि आपको रिलेट करके बता सकते हैं, बट ये वाला जो है विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? जुगुप्सा होगा। और शांत रस का क्या हो गया मेरे भाई? निर्वेद होगा और निवृत्ति होगा। और वात्सल्य का मेरे भाई रति होगा। रति का मतलब होता है प्रेम होता है। ये जो रति है इसका भी देखो, श्रृंगार रस का भी रति अस्थाई भाव होता है और वात्सल्य रस का भी रति होता है। तो अच्छे से इसको मतलब याद करना, ये मत समझ जाना कि रति उसका श्रृंगार का अलग होता है और वात्सल्य का अलग होता है। तो वात्सल्य रस का भी अस्थाई भाव रति होता है और श्रृंगार रस का भी अस्थाई भाव रति ही होता है। और कभी कभी प्रेम दे देता है, तो प्रेम भी होता है और रति भी होता है। इस चीज़ को सभी भाई अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। हम लोग आते हैं दिन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 दिया, इनमें से कृतवाच का उदाहरण कौन सा है? अब कृतवाच कहते किसे हैं, पहले हम लोग इसको जानना है, तभी हम लोग इसके आंसर को सही कर पाएंगे। तो कृतवाच्य मेरे भाई एक तरीके से वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य किसे कहते हैं, पहले हम लोग इसके बारे में डिटेल जानते हैं, उसके बाद हम लोग देन इसके आंसर पे हम लोग आएंगे। तो आते हैं देखते हैं। तो वाच्य किसे कहते हैं मेरे भाई? क्रिया के किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता किसे मेरे भाई? वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव किसकी प्रधानता है, उसे मेरे भाई वाच्य कहते हैं। वाच्य का संबंध मेरे भाई वाक्य से होता है और क्रिया का मतलब होता है कार्य एक तरीके से। तो ये इसका डिफिनेशन हो गया। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? एग्जामिनर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृतवाच्य होता है, दूसरा होता है कर्मवाच्य होता है और तीसरा होता है भाववाच्य होता है। तो मेरे भाई कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य किसे कहते हैं इसको अभी हम बताएंगे, बट अभी जानते रहिए वाच्य कुल कितने प्रकार होते हैं। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं। और इसका तो हम ऊपर क्या डिफिनेशन तो बता दिए। तो इसके हम लोग देख लेते हैं, किसे कृतवाच्य कहते हैं, किसे कर्मवाच्य, किसे भाववाच्य कहते हैं। तो मेरे भाई कृतवाच्य किसे कहते हैं, ये तो वापस लगा डिफिनेशन अभी बता दिए थे इस चीज़ को। तो कृतवाच्य किसे कहते हैं? कर्ता के साथ ने, किसका मेरे भाई? ने का जिस शब्द में विभक्ति होता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। इसकी पहचान है या कुछ भी न हो उसे शून्य कारक। उदाहरण के लिए मेरे भाई रोहित ने खाना बनाया, जैसे यहाँ देखिए ने का एक तरीके से ये जो रोहित है ये करता है और ने ये है विभक्ति है। तो ऐसी पहचान करना जिस शब्द में ने लग के आए वो मेरे भाई कृतवाच्य के अंतर्गत आता है। और पहला शब्द मेरे भाई ये आपका एक तरीके से कर्ता से मतलब व्यक्ति संबंधित रहना चाहिए, उसे कृतवाच्य कहते हैं। और कर्मवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के साथ से या पर, क्या से या पर, से या के द्वारा, ये इसकी पहचान है। जिस शब्द में से या के द्वारा लग के आ जाए सिंपल आप समझ जाना कि कर्मवाच्य है, लगा हो और क्रिया का रूप कर्म के अनुसार हो,
उसे मेरे भाई कर्मवाच्य कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मीरा से खाना बनाया जाता है, तो मेरे भाई यहाँ से का प्रयोग हुआ ना, जिसे कर्मवाच्य कहेंगे। कभी कभी के द्वारा भी लग के आएगा, तो इस चीज़ को भी आप अच्छे से वहाँ देखिएगा। तो ये इसका उदाहरण है। तो जिस शब्द में से या के द्वारा लग गया उसे कर्मवाच्य कहते हैं, इसकी ये पहचान है। और भाववाच्य किसे कहते हैं मेरे भाई? क्रिया सकता या नहीं, मतलब इसकी पहचान है कि इसमें सकता या नहीं। जब शब्द लग के आएगा तो उसे भाववाच्य कहेंगे, उसकी पहचान है के साथ हो और क्रिया का भाव प्रधान हो। अक्सर इसमें से का प्रयोग होता है, इसमें भी से का प्रयोग होता है। इसका थोड़ा सेंटेंस पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। मतलब जिस चीज़ को आप फील कर सकें उसे भाववाच्य कहते हैं, मतलब जिस चीज़ को आप महसूस कर सकें उसे, मतलब एक तरीके से न छू सके, मतलब एक तरीके जो हम लोग अपने अंदर से जो हम लोग महसूस करते हैं उसे भाववाच्य कहते हैं। सिंपल यही समझना है। जैसे एग्जांपल, मुझसे अब चला नहीं जाता, तो एक तरीके से हम लोग अंदर महसूस ही करते हैं ना, तो उसी को भाववाच्य कहते हैं। तो ये इनके पहचान थे। और कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। तो यही पूछा था इसमें से कि यह इनमें से कृतवाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो पहला ऑप्शन दिया, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। और बी ऑप्शन दिया, माँ ने बेटी को पुकारा। और सी ऑप्शन दिया, पर श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। और डी ऑप्शन दिया, उपर्युक्त में से सभी। तो मेरे भाई हम तो बताए थे कि पहचान कृतवाच्य में पहला शब्द आपका होना चाहिए मतलब कर्ता संबंधी, मतलब व्यक्ति संबंधित होना चाहिए, और ने की विभक्ति होना चाहिए। इनमें तो दोनों है। बट मेरे भाई ये जो बी वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, माँ ने बेटी को पुकारी, तो ये जो शब्द बेटी को पुकारी, तो ये जोर किस पे दिया जा रहा है? बेटी पे दिया जा रहा है, न कि आपके कर्ता पे दिया जा रहा है। जैसे ऐसे पूछता है माँ ने, ऐसे पूछता माँ ने खाना बनाई, तब इस केस में मेरे भाई यहाँ कृतवाच्य हो सकता था। बट ये यहाँ ये पूछ दिया कि माँ ने बेटी को पुकारा, तो ये जो बेटी पर जोर दे के शब्द बोला गया है, इस केस में मेरे भाई ये कृतवाच्य के अंतर्गत नहीं आता। तो शब्द को पढ़कर भी आपको पहचानना पड़ेगा। ने शब्द मतलब ने की विभक्ति आए, बट शब्द को पढ़कर तब आपको उस केस में उसके सही आंसर को लगाना है। तो कभी कभी ने की विभक्ति देता, कभी कभी नहीं देता, तो सेंटेंस पढ़ने से ही पता चल जाता है। तो इसमें पहला दिया, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। बी ऑप्शन दिया, माँ ने बेटी को पुकारा। और सी ऑप्शन दिया, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ये तो द्वारा वाला तो होगा नहीं, तो कर्मवाच्य में चला जाएगा, सीधा सीधा समझ में आ रहा है। और लास्ट वाला दिया, उपर्युक्त में सभी। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मतलब सटीक उत्तर, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ए, यानी भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। तो सिंपल मेरे भाई, जिस शब्द में कर्ता पर एक तरीके से जोर पड़े बोलने में, उसे कृतवाच्य कहते हैं। ऐसे भी पहचान सकते हो, और ने की विभक्ति रहे उससे भी आप कर सकते हो। बट आपको सिंपल यही समझ, मतलब ज़्यादा अच्छे समझना है तो यही समझना कि कर्ता पर जब प्रभाव ज़्यादा देकर पढ़े तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ए, यानी भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं देन क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसके बारे में डिटेल बताई दी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 यही दिया है, आदमी पानी का बुलबुला है, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अभी हम आपको बताए थे इसका। पहला ऑप्शन दिया तमाशा करना, और बी ऑप्शन दिया मनुष्य जीवन नश्वर है, और सी ऑप्शन दिया है अनुभवहीन होना, और डी ऑप्शन दिया मनुष्य पानी पसंद करता है। तो मेरे भाई आदमी पानी का बुलबुला है, इसका एक तरीके से ऐसा आपको लोकोक्ति मतलब पढ़ने के बाद ही समझ जाना कि ये एक तरीके से किससे, मतलब थोड़ा सा किससे ये रिलेट कर रहा है, तभी आप उसको टिक करना। तो ये सिंपल तमाशा करना ये तो होगा नहीं। तमाशा करना मतलब मेरे भाई एक तरीके से मजाक उड़ाना। अनुभवहीन होना मतलब एक तरीके से अज्ञान होना। और मनुष्य पानी पसंद करता है, एक तरीके से तो कुछ तो मतलब इस सेंटेंस का कुछ अर्थ निकल ही नहीं रहा है। तो आपको क्या समझना है, जो थोड़ा सा मतलब एक तरीके से बोलने में शब्द अच्छा, मतलब एक तरीके से सही लगे, वही एक तरीके से लोकोक्ति उसका होता है। मैक्सिमम ऐसे ही उसकी पहचान की जाती है। तो यही इसमें पूछा कि आदमी पानी का बुलबुला है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका सही सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? बी, यानी मनुष्य जीवन नश्वर है। तो इस लोकोक्ति इसका ये सही हो जाएगा। तो आदमी जो पानी का बुलबुला है, इसका लोकोक्ति क्या हो जाएगा? मनुष्य जीवन नश्वर है। तो इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई। तो और एक चीज़, हम लोग हर एक प्रैक्टिस सेट का 2-2 पार्ट करेंगे। हर एक प्रैक्टिस सेट में मेरे भाई हम 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को हम यहाँ सेलेक्ट करके लेंगे। तो हर एक पार्ट में हम 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो मतलब हर एक प्रैक्टिस सेट का 2-2 पार्ट बनेगा। तो सभी भाई, जैसे जो भाई क्लास फर्स्ट से देखना चाह रहे हो, प्ले लिस्ट में जाकर, हिंदी स्पेशल नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें जाकर आप क्लास 1 से शुरू करिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन मतलब हम धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज़ करेंगे। अभी बेसिक थोड़ा सा ले लिए थे, अब ऐसे से धीरे धीरे
लेवल को इंक्रीज़ करते चलेंगे, बढ़ाते चलेंगे। तो आप क्लास 1 से देखिएगा, जो नए भाई पहली बार इस क्लास को देख रहे होंगे। तो आते हैं हम लोग इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ लोकोक्ति लगा दी, इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर लीजिएगा। हम लोग आते हैं देन लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इसमें दिया लास्ट, काढ़ा कड़वा है, इस वाक्य में कड़वा शब्द, कड़वा किस प्रकार का विशेषण है। अब विशेषण कहते हैं किसे मेरे भाई, इसको आपको जानना पड़ेगा। और कितने इसके भेद होते हैं, यहाँ से एग्जामिनर बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग इसको जान लेते हैं कि विशेषण कहते हैं किसे, इसके कुल कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद हम लोग इसके आंसर पे आते हैं। तो मेरे भाई विशेषण कुल कितने भेद होते हैं, विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक, उसके बाद संख्यावाचक, पहला हो जाएगा गुणवाचक, दूसरा हो जाएगा संख्यावाचक, तीसरा हो जाएगा परिमाणवाचक, और तीसरा और लास्ट वाला चौथा हो जाएगा सार्वनामिक। इसकी पहचान कैसे करेंगे मेरे भाई, गुणवाचक में मेरे भाई जो विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग आदि का बोध कराते उसे गुणवाचक कहते हैं। एक तरीके सिंपल आपको यही समझना है कि जब जिस शब्द में रंग रूप का बोध हो उसे मेरे भाई गुणवाचक कहते हैं। मतलब एक तरीके जैसे हम लोग, जैसे एक तरीके सुंदर हुआ, गोरा हुआ, सफ़ेद हुआ, काला हुआ, इस तरीके से मेरे भाई एक तरीके से गुण होता है हर एक आदमी के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंतर्गत। वो मेरे भाई एक तरीके से गुण के मतलब क्वालिटी, जैसे क्वालिटी संबंधित शब्द करके पूछे उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक में मेरे भाई क्या आता है, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा का मतलब होता है नाम, ये तो पहले अपने काफ़ी नोट डाउन करो कि संज्ञा का मतलब नाम होता है, और सर्वनाम का मतलब होगा यह वह, और यहाँ वहाँ, ये मेरे भाई सर्वनाम है। तो संज्ञा का मतलब होता है नाम, तो संज्ञा एक संस्कृत शब्द है, और नाम जो हम लोग का हिंदी शब्द है। तो संज्ञा को ही मेरे भाई नाम कहते हैं, मतलब किसी व्यक्ति का नाम, जैसे अमन, शिवम, राजेश, ये सब मेरे भाई संज्ञा इसी को कहते हैं। तो यही इसमें बोल रहा है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराता है उसे मेरे भाई संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो जिस शब्द में मेरे भाई एक तरीके से नंबर संबंधित शब्द आ जाए उसे संख्यावाचक ऐसे कहते हैं। एग्जाम्पल, हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो ये जो 200 है मेरे भाई एक तरीके से क्या है, एक तरीके से नंबर है, तो इसी को संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। और परिमाणवाचक किसे कहते हैं मेरे भाई, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताए, मतलब एक तरीके से जिस चीज़ को आप नाप तौल सकें उसको मेरे भाई परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर 1 किलो चीनी और 1 लीटर दूध और मेरे भाई 1 दर्जन केला। तो इस चीज़ को मेरे भाई हम लोग काउंट कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से मेज़र कर सकते हैं, मतलब उसको तौल सकते हैं। तो जितने भी तौल से मतलब किसी चीज़ को तौल से संबंधित हो जाए उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और लास्ट वाला जो दिया सर्वनाम विशेषण किसे कहते हैं मेरे भाई, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए एवं विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द को मेरे भाई उस शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बताए उसे सर्वनामी विशेषण कहते हैं। वापस से एक बार पढ़ रहे हैं, देखेंगे, जो सर्वनाम शब्द से पहले आए, ठीक है, एवं विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताए उसे सर्वनामी विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। तो यहाँ मेरे भाई जो अच्छे हुआ एक तरीके से ये आपका सर्वनामी विशेषण है। तो सिंपल ये समझना कि जो शब्द एक तरीके से संज्ञा और सर्वनाम से पहले आए, संज्ञा का मतलब नाम या सर्वनाम का मतलब यह वह से पहले शब्द आए उसे मेरे भाई सर्वनामी विशेषण कहते हैं। ये इसकी पहचान है। और कुल कितने भेद होते हैं, जब एग्जाम में पूछे विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं तो आप क्या बताएंगे, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, गुणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक, सर्वनामिक विशेषण होते हैं। इसके कुल 4 भेद होते हैं, इसकी पहचान बता दी है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि इसमें काढ़ा कड़वा है, तो ये मेरे भाई एक तरीके से क्या है, इसे हम लोग नाप तोल सकते नहीं, संख्यावाचक तो है नहीं, सर्वनामिक तो है नहीं, ये गुणवाचक हो जाएगा। मतलब एक तरीके से ये कड़वा जो है एक तरीके से इसका गुण है, मतलब कड़वा का मतलब तीखा है बहुत, मतलब एक तरीके से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए यानी गुणवाचक विशेषण। तो जिस शब्द में क्वालिटी संबंधित शब्द करके पूछे उसको मेरे भाई गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो जितने भी आपके यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, अभी जो लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है उसमें जो भी हिंदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन को मेरे भाई हम इस प्रैक्टिस सेट में कवर करवाते हैं। तो और एक चीज़, जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर उस क्वेश्चन के बारे में आप पूछ लीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।